हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम। आज मैं आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आई हूँ। तो देखिए, आपके आगामी उत्तराखंड के सभी एग्ज़ाम के रिगार्डिंग आज से हिंदी की क्लास भी स्टार्ट कर दी गई है। और ये क्लास आपके आगामी सभी उत्तराखंड एग्ज़ाम जैसे कि उत्तराखंड पुलिस, पटवारी, लेखपाल, इसके अलावा फॉरेस्ट गार्ड जैसे सभी एक दिवसीय परीक्षाओं हेतु ये क्लास काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाली है। तो आप सभी लोग हमारी इस क्लास में स्टार्टिंग से लेकर एंड तक बने रहें। तो चलिए आज की इस क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले जिन लोगों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ बगल में जो बेल आइकन दिख रहा है इसे भी प्रेस कर लें ताकि हम कोई भी वीडियो डालते हैं तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंच जाए। आप सभी लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। ये भी स्टडी विद एम के नाम से ही बना हुआ है और रात को 8 बजे टेलीग्राम चैनल पर क्विज़ का भी आयोजन किया जाता है। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपको क्विज़ के रूप में दिए जा रहे हैं, तो आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए इस सीरीज़ को हम स्टार्ट कर लेते हैं। इस सीरीज़ का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों में से आगमन का विलोम क्या है? तो देखिए, आगमन का विलोम बताना है। आगमन का विलोम होता है क्या? प्रस्थान। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखें, गिरी शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है। देखिए, गिरी शब्द के पर्यायवाची शब्दों की अगर हम बात करें तो पर्वत, इसके अलावा अचल और भूधर, ये गिरी शब्द के पर्यायवाची शब्द होते हैं। और कौन सा नहीं है इनमें पर्यायवाची? पवन। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखें, अपना उल्लू सीधा करना मुहावरे का अर्थ है। तो देखिए, अपना उल्लू सीधा करना इस मुहावरे का अर्थ होता है अपना स्वार्थ साधना। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला देखेंगे, निम्नांकित में से शुद्ध वाक्य कौन सा है? तो देखिए, इनमें से शुद्ध वाक्य आपको चूज कर लेना है। आपको वाक्य दिया हुआ है, पेड़ों पर कौवा बैठा है, हम हमारे घर जा रहे हैं, वह प्रातः काल के समय घूमता है, सीता गीत गा रही है। तो शुद्ध वाक्य है इनमें से सीता गीत गा रही है। बाकी वाक्य जो दिए हैं आपके ये अशुद्ध वाक्य हैं। अगला क्वेश्चन देखें, द्रग उर्झत टूटत कुटुम जुरत चतुर्चित प्रीत परत गांठ दुर्जन हिये, दई नई यह रीति उक्त पद्यांश में कौन सा अलंकार है? तो देखिए, ये जो पद्यांश दिया हुआ है आपका, इसमें कौन सा अलंकार है? असंगति अलंकार है। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, असंगति का क्या अर्थ होता है? असंगति का अर्थ होता है संगति ना होना, अर्थात जब कारण का होना कहीं और कार्य का होना कहीं और बताया जाए तो उसे असंगति अलंकार कहते हैं। और देखिए, इन पंक्तियों के अर्थ को यदि हम देखें तो द्रग उर्झत टूटत कुटम जुरत चतुर्चित प्रीत परत गांठ दुर्जन हिये, दई नई यह रीति उक्त। तो ये जो पद्यांश दिया हुआ है आपका, उक्त पद्यांश, इसमें इसके अर्थ को अगर हम देखें तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा? प्रेम की रीति अनूठी है और इसमें उलझते तो नयन है, इसमें उलझते तो नयन है पर परिवार टूट जाते हैं। प्रेम की यह रीति नई है, इससे चतुर प्रेमियों के चित्त तो जुड़ जाते हैं पर दुष्टों के हृदय में गांठ पड़ जाती है। यानी कि देखिए, यहाँ पर कारण का कुछ और मतलब है और कार्य कुछ और हो रहा है। तो यहाँ पे आपका कौन सा अलंकार? असंगति अलंकार हो जाएगा। तो आपको थोड़ा सा अर्थ पता रहना चाहिए, तो इस हिसाब से आप करेक्ट कर सकते हैं इसको। अगला क्वेश्चन देखें, सतसई में कौन सा समास है? तो देखिए, सतसई की अगर हम बात करें तो इसमें कौन सा समास है? दिग्गु समास। वैसे तो आपके सिलेबस में समास नहीं है, तो एक आध क्वेश्चन जो आपके इसमें ऐड हो चुके हैं तो इसको आप माइंड मत कीजिएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, हथियार में कौन सी संज्ञा है? तो देखिए, हथियार की बात की जाए तो इसमें है कौन सी संज्ञा? जातिवाचक संज्ञा। तो देखिए, जातिवाचक की अगर हम बात करें तो यह संज्ञा किसी वस्तु की पूरी जाति का बोध कराती है। कोई भी वस्तु है, जैसे कि आपके कोई भी हथियार है तो पूरे हथियार जाति का ये बोध करा रहा है आपका हथियार शब्द। तो इसमें कौन सी जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी? जैसे कि देखिए, जातिवाचक संज्ञा में कौन कौन से शब्द आते हैं? लड़का, पूरे लड़के, जितने भी लड़के हैं तो सभी लड़कों की जाति का बोध कराता है जाति शब्द। इसके अलावा लड़की, पशु, नदी, तो ये सभी आपके जातिवाचक शब्द होते हैं, इनको याद रखिए। और हथियार में भी आपकी कौन सी संज्ञा है?
जातिवाचक संज्ञा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, रामचरितमानस में वक्ता श्रोता कौन है? तो देखिए शिव पार्वती, काकभूषुंडी, गरुड़ और ज्ञाय याज्ञवल्क्य भारद्वाज सभी हैं, तो उपयुक्त तो सभी यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देखिए, आकर्षण शब्द का विपर्याय है। तो देखिए आकर्षण शब्द का विपर्याय यहाँ पे बताना है, तो विपर्याय यानी कि विलोम शब्द, ये ध्यान रखेंगे, यहाँ पे विपर्याय दे दिया है। देखिए तो विलोम बताना है, आकर्षण का क्या होता है? विकर्षण। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नांकित में से कौन सा कवि उत्तराखंड से संबंधित है? तो देखिए जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रा नंदन पंत और भवानी प्रसाद मिश्र, चार ऑप्शन दिए हुए हैं। तो उत्तराखंड से संबंधित कवि कौन से हैं? सुमित्रा नंदन पंत। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए सुमित्रा नंदन पंत, इनके जन्म की अगर हम बात करें तो 20 मई 1900 वर्ष 1900 को कहाँ पर? उत्तराखंड राज्य के कौसानी में इनका जन्म हुआ है और सुमित्रा नंदन पंत का। और इनके बचपन का नाम क्या था? गोसाई दत्त। ये ध्यान रखेंगे, आपसे पूछ लिया जाए कि सुमित्रा नंदन पंत के बचपन का नाम बताएं तो गोसाई दत्त इनके बचपन का नाम था। और इन्हें प्रकृति का चितेरा कवि, इसके अलावा सुकुमार कवि और शब्द शिल्पी भी कहा जाता है। और बात करें जयशंकर प्रसाद की, तो जयशंकर प्रसाद जो है इनका जन्म कहाँ पर हुआ था? वाराणसी में इनका जन्म हुआ था। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जो है इनका जन्म 1899 को कहाँ पर? बंगाल के मेदिनीपुर जिले में हुआ था। और भवानी प्रसाद मिश्र जो हैं ये भी एक कवि हैं और इनका जन्म मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले के टिगरिया गांव में हुआ था। तो उत्तराखंड से संबंधित कवि हैं इनमें से सुमित्रा नंदन पंत, जिनका जन्म कहाँ पर? उत्तराखंड राज्य के कौसानी में हुआ था। कौसानी जो कि बागेश्वर जनपद के अंतर्गत आता है, इसको ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन देखें, कवि जयशंकर प्रसाद की रचना नहीं है। तो देखिए कवि जयशंकर प्रसाद की रचना इनमें से कौन सी नहीं है? दीपशिखा। बाकी आंसू, लहर और झरना ये जयशंकर प्रसाद की रचना है। दीपशिखा की बात करें तो ये किसकी रचना है? ये महादेवी वर्मा की रचना है। दीपशिखा महादेवी वर्मा का 5वां कविता संग्रह है और इसका प्रकाशन कब किया गया था? वर्ष 1942 को इसका प्रकाशन हुआ था। और इस संग्रह में 147 पृष्ठ हैं और यह लोक भारती प्रकाशन इलाहाबाद द्वारा प्रकाशित किया गया है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है आपका, सप्तऋषि में कौन सी संधि है? तो देखिए सप्तऋषि की बात करें तो इसमें कौन सी संधि है? स्वर संधि। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका। तो देखिए स्वर संधि क्या होते हैं, सबसे पहले इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। जब दो स्वरों के मेल से विकार उत्पन्न होता है तो उसे स्वर संधि कहा जाता है। और यहाँ पे देखिए आपके सप्तऋषि का अगर हम संधि विच्छेद करते हैं तो क्या हो जाएगा? सप्तधन ऋषि इसका संधि विच्छेद हो जाता है। तो सप्तधन ऋषि की संधि से उत्पन्न शब्द सप्तऋषि है तथा यहाँ वर्ण री का क्या हो जा रहा है? जो वर्ण री है इसमें, इसका क्या हो जा रहा है? इसमें अर हो जा रहा है। तो ये ध्यान रखना है आपको, वर्ण री का अर हो गया है यहाँ पे। और यह स्वर संधि के भी बहुत सारे भेद होते हैं, लगभग 5 भेद होते हैं स्वर संधि के, ये आपको ध्यान में रखना है। तो स्वर संधि में भी ये गुण संधि का उदाहरण है। स्वर संधि में भी सप्तऋषि, स्वर संधि में भी कृत संधि का गुण संधि का उदाहरण है। और गुण संधि में क्या होता है? आ के साथ ई, आ के साथ छोटी ई बड़ी ई का मेल होने पर, और ए उ और उ, ए छोटा ऊ और बड़ा ऊ का मेल होने पर क्या हो जाता है? ओ हो जाता है। ये ध्यान रखेंगे, ए छोटा ऊ बड़ा ऊ का मेल होने पर ओ हो जाता है। आ छोटी बड़ी, इसके अलावा ए छोटा ऊ बड़ा ऊ के मिलने से इसमें हो जाता है गुण संधि में क्या? ओ हो जाता है। जबकि री का मेल होने पर क्या हो जाता है? अर हो जाता है। तो ये नियम अगर आपको पता होगा तो आप इसको करेक्ट कर सकते हैं।
तो यहाँ पे आपका सप्तऋषि में कौन सी संधि है? स्वर संधि है, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आपके ऑप्शन में गुण दिया होता तो गुण संधि आप करेक्ट कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, तत्पुरुष समास का उदाहरण है। तो देखिए तत्पुरुष समास का उदाहरण है इनमें से क्या? राष्ट्रपति, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, पश्चिमी हिंदी अपभ्रंश के किस रूप से विकसित हुई है? तो देखिए पश्चिमी हिंदी जो है ये अपभ्रंश के किस रूप से विकसित हुई है, ये आपको बताना है। जिन लोगों को आंसर आ रहा है आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं जल्दी से। तो देखिए पश्चिमी हिंदी की अगर हम बात करें, पश्चिमी हिंदी की सभी बोलियों का विकास सौर सेनी अपभ्रंश से हुआ है, यानी कि ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। और इस हिंदी यानी पश्चिमी हिंदी की 5 बोलियां हैं। कितनी बोलियां हैं पश्चिमी हिंदी की, पूछा जा सकता है आपकी। कौन कौन सी है ये भी आपको पता रहना चाहिए। ये है आपकी, पहली है कौरवी, दूसरी है ब्रज भाषा, तीसरी है हरियाणवी, चौथी है बुंदेली और पांचवी है कन्नौजी। तो पश्चिमी हिंदी की 5 ये बोलियां हैं, इनको आप ध्यान में रखिए। अगला क्वेश्चन देखेंगे, आप सभी को ये सेशन पसंद आ रहा है तो लाइक कर लें। जिन लोगों ने अभी भी हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा आप सभी लोग इस सेशन को शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में। कल से डेली ये क्लास आप सभी को प्रोवाइड करा दी जाएगी। आज थोड़ा सा लेट हो गया है इस क्लास को मेरे को रिकॉर्ड करने में, क्योंकि थोड़ा सा काम आ गया था बीच में, तो इस वजह से रिकॉर्ड नहीं कर पाई। तो कल से आपको प्रॉपर टाइम पे मिल जाएगी ये क्लास हिंदी की, और ये क्लास आपको काफ़ी हेल्प करने वाली है आपके आगामी एग्ज़ाम में। तो आप सभी लोग इस क्लास में एंड तक बने रहें। तो अगला क्वेश्चन है आपका, निम्न में से किस कवि की उलट वाशियाँ प्रसिद्ध हैं? तो देखिए किस कवि की उलट वाशियाँ, ये जो कवि हैं आपके, इनमें से कौन है? ये हैं कबीर दास, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है इस क्वेश्चन का। देखिए उलटवासी क्या होते हैं? उलटवासी सीधे सीधे न कहकर घुमा फिरा कर, उलट कर कविता माध्यम से कही हुई बात अथवा व्यंजना, ये क्या होती है? उलटवासी कहलाती है। और इसके अलावा देखिए संतों और विशेष रूप से कबीर ने, बहुत सारे संत ऐसे हैं, और इसके अलावा विशेष रूप से कबीर ने अनेक उलटवासियों की क्या की है? रचना की है। तो उलटवासियाँ प्रसिद्ध हैं किसकी? कबीरदास की। और कबीरदास जो हैं ये भक्तिकालीन युग में निर्गुण संप्रदाय के प्रवर्तक थे। ये ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका। कबीरदास भक्तिकालीन युग में निर्गुण संप्रदाय के क्या थे? प्रवर्तक थे। और इनके जन्म की बात करें तो 1398 ईस्वी में, कहाँ पर? वाराणसी के पास लहर तारा में इनका जन्म हुआ था, ये ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्न में से शुद्ध शब्द रूप कौन सा है? तो देखिए इनमें से शुद्ध शब्द रूप आपको देखने से पता चल जाएगा। उपयुक्त कैसे लिखा जाता है? इस तरीके से लिखा जाता है। तो ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, वीर रस का स्थायी भाव है। तो देखिए वीर रस जो होता है इसका स्थायी भाव क्या होता है? उत्साह, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और ज़्यादा से ज़्यादा इस सेशन को आप सभी लोग शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, जिसके बिना कार्य न चल सके शब्द समूह के लिए एक शब्द है। तो देखिए जिसके बिना कार्य न चल सके, इस शब्द समूह के लिए एक शब्द क्या हो जाता है? अपरिहार्य, ऑप्शन बी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, पीपर पात सरिस मन डोला पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो देखिए पीपर पात सरिस मन डोला, इस पंक्ति में अलंकार बताना है, कौन सा अलंकार है? तो देखिए इसमें है आपका उपमा अलंकार, ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए दो वस्तुओं को समीप रखकर सादृश्य यानी कि मिलता जुलता अर्थ प्रकट होना क्या कहलाता है? उपमा अलंकार कहलाता है। और जो आपका ये पंक्ति दी हुई है, इसके अर्थ की बात की जाए तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा? पीपर यानी कि पीपल के पत्ते की तरह डोला यानी कि अधीर होना, पीपर यानी पीपल के पत्ते की तरह डोला इसका अर्थ है। और इन पंक्तियों में सरस
समानिधिकरण शब्द के प्रयोग के कारण कौन सा अलंकार है? उपमा अलंकार है। अब देखिए सरिस तो यहाँ पे आपका दिया हुआ है, और समानिधिकरण क्या होता है? वह संबंध जिसमें किसी शब्द पर वाक्यांश के तुरंत बाद आने वाले जो शब्द होता है, तो आने वाला शब्द वाक्यांश आने वाले जो वाक्यांश है उससे पहले आने वाले, तो देखिए सामान्यधिकरण क्या होता है इसको जान लीजिए आप, इंपॉर्टेंट है। सामान्यधिकरण वह संबंध है जिसमें किसी शब्द या वाक्यांश के तुरंत बाद आने वाला शब्द या वाक्यांश ही पहले वाले अर्थ को ही अधिक स्पष्ट करता है। तो ये होता है आपका समानिधिकरण, और यहाँ पर आपका सरिस जो है ये समानिधिकरण है, इसको ध्यान में रखिए। तो काफ़ी महत्वपूर्ण आज का ये सेशन है, इसको आप जरूर ध्यान में रखिएगा। अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट करके बताएं, आपको आपका जो डाउट है वो भी क्लियर करा दिया जाएगा। इसके अर्थ की बात करें, जो आपका ये पंक्ति दी हुई है इसका अर्थ जान लीजिए, पीतल के पत्ते की तरह डोला। और इन पंक्तियों में सरिस समानिधिकरण शब्द के प्रयोग के कारण कौन सा? उपमा अलंकार है। और समानिधिकरण क्या होता है? वह संबंध जिसमें किसी शब्द या वाक्यांश के तुरंत बाद आने वाले जो शब्द है, आने वाला जो शब्द या वाक्यांश है, तो ये वाक्यांश ही पहले वाले के अर्थ को ही अधिक स्पष्ट करता है, तो इसको कहा जाता है समानिधिकरण। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नांकित में शुद्ध रूप कौन सा है? तो देखिए इनमें से आपको शुद्ध रूप बताना है कौन सा है, तो इनमें शुद्ध रूप हो जाएगा आपका इस प्रकार से श्रृंगार लिखा जाता है, यानी कि ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। तो ओके गाइस, आज के सेशन में इतना ही। आई होप आप सभी को आज का ये सेशन पसंद आया होगा। अगर आप सभी को आज का ये सेशन पसंद आता है तो इस सेशन को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए। जिन लोगों ने अभी भी हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलते मिलते हैं एक नई इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ। आपको 8 बजे प्रैक्टिस सेट मिलने वाला है, तो प्रैक्टिस सेट के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।